Now let's talk about solubility of group 2 compounds in water. तो सबसे पहले अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड इज insoluble in water whereas it is amphoteric in nature as well. ये नेचर में एम्फोटेरिक है, बाकी सारी जो ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में हमारे पास बेसिक हैं। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों की ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। लेकिन चूंकि बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो ये एसिड और बेस दोनों में डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो ये एसिड में डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब वाटर की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड भी वाटर में डिज़ोल्व होती है और बेरियम पर ऑक्साइड भी वाटर में डिज़ोल्व होती है एंड दे गिव कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर. So this is the trend of solubility of oxides of group 2 in water. Now talking about solubility of hydroxides of group 2, तो सबसे पहले beryllium hydroxide is insoluble in water. Magnesium hydroxide is sparingly soluble in water. Then calcium hydroxide is more soluble and strontium and barium hydroxides are completely soluble in water. तो हमारे पास solubility का ट्रेंड ये है कि down the group solubility of hydroxides increases. अगर हम सल्फेट्स की solubility के ट्रेंड की बात करें तो down the group सल्फेट्स की solubility opposite order फॉलो करती है. The solubility of sulfates decreases down the group. Now beryllium and magnesium sulfates, they are soluble in water. Calcium sulfate is sparingly soluble. बहुत कम डिज़ोल्व होता है वाटर में, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट्स आर insoluble in water. Now here one interesting fact is about calcium sulfate, which normally exists as CaSO4.2H2O. So it normally exists in the form of this compound which is called gypsum. Now when gypsum is heated above 100 degrees centigrade, ये अपना water of crystallization lose कर जाता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने की वजह से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यू कंपाउंड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक मॉलिक्यूल रह जाता है. इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल. Talking about solubility of carbonates, so we usually render the carbonates of group 2 insoluble. इनको हम तकरीबन insoluble में लेते हैं. अगर पहले दो की बात करें तो ये बहुत ही slightly यानी sparingly soluble हैं, जबकि बाकी नीचे वाले तीनों ये completely water में insoluble हैं. सो अगर हम डाउन द ग्रुप ट्रेंड की बात करें तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज करती है. नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, जबकि सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की solubility down the group decrease करती है. Now why are there opposite trends in solubility? So keep in mind there are two things that affect the solubility. First is hydration energy and second is lattice energy. Now lattice energy क्या चीज़ है? जब आपके पास एक आयनिक कंपाउंड आयंस की फॉर्म में है तो ये सॉलिड फॉर्म में डिफरेंट चार्जेस के आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं. अब अगर इसको किसी सॉल्वेंट ने डिज़ोल्व करना है तो उसने इन अट्रैक्शंस को ब्रेक करना है, तो इट हैज़ टू ओवरकम लैटिस एनर्जी. तो लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है.
जबकि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ऑपोजिट है। जब एक सब्सटेंस ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि यूजुअली वाटर ही होता है, वो इस आयंस को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं और उनके साथ टेम्पररी अट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है और हाइड्रेशन एनर्जी कंपाउंड डिसॉल्व होने के बाद रिलीज होती है। अब इन दोनों एनर्जीज़ का कंपैरिजन ये डिसाइड करता है कि आया एक कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो अगर लैटिस एनर्जी इज़ मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी यूजुअली, तो लैटिस एनर्जी जब हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि कंपाउंड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि रिलीज़ जो है वो कम हो रही है। तो यूजुअली कंपाउंड्स क्या होते हैं, सच केसेस में इनसॉल्युबल होते हैं। और जब हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तो हमारे पास कंपाउंड को ब्रेक करना आसान हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड की हाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जितनी चाहिए होती है उससे ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह के कंपाउंड ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी की ट्रेंड्स में डिफरेंस है, दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी।